Teaching Strategies for Children with MDBI, an Ask Perkins India webinar series. नमस्कार, a warm welcome to all of you. मेरा नाम सुप्रिया दास है और मैं आज का वेबिनार टीचिंग स्ट्रैटेजीज फॉर चिल्ड्रन विद MDBI का भाग 2 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज हम लोग 3 टीचिंग स्ट्रैटेजीज पे चर्चा करेंगे। नंबर 1, यूजिंग रिमेनिंग सेंसेस फॉर कम्युनिकेशन एंड लर्निंग, यानी हमारी बची हुई इंद्रियाओं का इस्तेमाल करना संप्रेषण और सीखने के लिए। दूसरा, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग लर्निंग थ्रू द सेंस ऑफ टच, स्पर्श के माध्यम से टीचिंग लर्निंग के टेक्निक्स। तीसरा, हेल्पिंग द चाइल्ड टू गेन इंडिपेंडेंस टू हिज बेस्ट पोटेंशियल, हम एक बच्चे को कैसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं। ये थोड़ा अटपटा लग सकता है, we'll see this in a few minutes। ये बहुत ही एक खूबसूरत तस्वीर है और हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि चिल्ड्रन लर्न बेस्ट इन देयर ओन, वी वांट देम टू लर्न। इस तस्वीर में आप देखेंगे देयर इज अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, ये लोग आमने सामने बैठे हैं ड्यूरिंग अ सेशन। टीचर जो हैं उनका जो हाथ है नमस्ते पोजीशन में है और बच्चे ने बहुत ही कोमलता पूर्वक अपने दोनों हाथ टीचर के हाथ के ऊपर रखा हुआ है। इस सेशन में मैं मौजूद थी, आई वॉज प्रेजेंट ड्यूरिंग दिस सेशन। टीचर जो हैं एक प्रेयर रिसाइट करते हैं। बच्ची जो है बहुत ही ध्यान से और बहुत ही मग्न होके प्रेयर को सुनती है, बट शी डजंट रिसाइट्स इट। लेट मी टेल यू अबाउट दिस चाइल्ड। शी इज अ वेरी सोशल एंड वेरी टॉकेटिव गर्ल। शी इज टोटली विजुअली इम्पेयर्ड एंड शी हैज मोबिलिटी चैलेंजेस। विद सपोर्ट इसको बिठाना और लेटाना पड़ता है, बट शी डजंट हैव एनी स्पीच चैलेंजेस। बट स्टिल वो नहीं गाती है प्रेयर साथ में। जो टीचर है, that is what is more important, is that the teacher does not ask or force the child to recite the prayer with him। वो अपना प्रेयर साथ में गा रहे होते हैं, बच्ची सिर्फ सुन रही होती है and she is engaging, and that is what is more important। Later on the child also starts to participate but at her own will, and this is important। बच्चा सीखता है, हमें अपने सीखने के तरीके बदलने पड़ते हैं बच्चे की रुचि और क्षमता के अनुसार। Let's see the first teaching strategy for today, that is हमारी बची हुई इंद्रियाओं का कम्युनिकेशन और लर्निंग के लिए इस्तेमाल करना। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे MDBI बच्चों को कम्युनिकेशन और सीखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है MDBI के कारण। MDBI से हमारा मतलब है मल्टीपल डिसेबिलिटीज विद विजुअल इम्पेयरमेंट, दैट इज दृष्टि दिव्यांगता के साथ और कई अन्य या एक दिव्यांगता साथ में होना। इसलिए हमें बच्चों को उनकी बची हुई इंद्रियाओं का इस्तेमाल करना सिखाना पड़ता है ताकि वो सीख सके, खुद को एक्सप्रेस कर सके और आगे बढ़ सके। चैनल कोई भी हो सकता है, चाहे वो जेस्चर से करे या साइन से करे, चाहे स्पीच से करे। But what is important here is that they should be able to express, communicate and learn. And as teachers and parents and educators, this is our responsibility that we should be able to identify कैसे बच्चा सीख सकता है और उसको सिखाएं। यहाँ पे मैं ये वीडियो प्ले करूंगी। Before I start to play the video, let me tell you what you will be seeing now। आप यहाँ पे एक बच्चे को देखेंगे उसकी टीचर के साथ। बच्चा जो है, he is an active kid, in fact he is a hyperactive kid, he is severely low visioned और he has autistic like features and he is totally non-verbal। वो खुद को एक्सप्रेस तो करता है पर या तो बहुत रो के चिल्ला के, या बहुत खुश होगा तो बहुत हंस के इनएप्रोप्रिएट तरीके से करता है। टीचर जो है वो ट्राई करती हैं बच्चे की इच्छा के अनुसार उसकी फेवरेट एक्टिविटी उसके तरीके से कैसे उसको कम्युनिकेशन स्पर्श के माध्यम से सिखाया जाए। लेट्स हैव अ लुक एट द वीडियो। मैं बीच में पॉज करके एक्सप्लेन भी करूंगी साथ में।
pause the video to just explain what did you just see. यहाँ आपने देखा, आपको समझ भी आया होगा कि जो टीचर हैं वो स्टूडेंट के साथ एक ट्रैम्पोलिन पे साथ साथ बैठी हैं। बच्चे को ट्रैम्पोलिन बहुत पसंद है। एज दिस बॉय इज अ हाइपर एक्टिव किड, ही इज ऑलवेज ऑन द रन। इसको जंप एक्टिविटी, स्विंग पे या रन करना इसको बहुत पसंद है। एक जगह बिठाना इज लाइक अ बिग चैलेंज। तो इसीलिए उसकी फेवरेट एक्टिविटी चुनी गई इसके साथ कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए, इसको कम्युनिकेशन सिखाने के लिए। आपने देखा टीचर बैठे बैठे ट्रैम्पोलिन पे जंप करती है और बच्चा साथ साथ उछलता है ट्रैम्पोलिन की वजह से, और वो बहुत खुश होता है, उसको ये चीज बहुत अच्छी लगती है। टीचर रुकती है, बच्चा एक्साइटमेंट में वेट करता है कि टीचर फिर से ये चीज को दोहराए, एंड दैट इज द टीचेबल मोमेंट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। more हमने यहाँ पे क्या देखा, जब बच्चा वेट कर रहा होता है कि टीचर फिर से वो एक्शन करे, उसी को टीचेबल मूवमेंट बना के टीचर अपने हाथ बच्चे के हाथ के ऊपर रख के वो ऐसा कुछ साइन करती है, जेस्चर, इसको हम लोग कहते हैं और चाहिए या मोर का साइन। तो बच्चा पहले तो नहीं समझता है, इट टेक्स टाइम। तो बच्चा फिर टीचर बार बार इस चीज को दोहराती है, जितनी बार वो रुकती है तो बच्चा रिलेट करना सीख जाता है कि कुछ ऐसा करने से उसको वो एक्शन दोबारा करने को मिलता है। एंड ऐसे करके वो बच्चा कम्युनिकेशन पहली बार सीखता है। उसके बाद बच्चा खुद से ऐसा ऐसा एक्शन करता है एंड टीचर कॉन्फर्म करने के लिए तुरंत उस चीज को रिपीट करती है और बच्चे को कॉन्फर्मेशन हो जाता है कि हाँ ऐसा करने से मुझे ये एक्शन दोबारा करने को मिलेगा। एंड दैट वाज द फर्स्ट स्टेप टू लर्निंग अ लैंग्वेज, दैट इज टू कम्युनिकेट थ्रू साइंस, थ्रू हैंड्स। चलते हैं दूसरे टीचिंग स्ट्रैटेजी पे, दैट इज गाइडिंग टेक्निक्स। हाथों का कैसे हम लोग इस्तेमाल करें और बच्चों को सिखा सकते हैं। दो मुख्य टेक्निक्स हैं, हैंड अंडर हैंड, साथ में तस्वीर भी अगर आप देखें, दूसरा है हैंड ओवर हैंड। अगर आप गौर से देखें, हैंड अंडर हैंड टेक्निक में बच्चे का हाथ टीचर के हाथ के ऊपर होता है। इसमें बच्चे को पूरी स्वतंत्रता मिलती है गतिविधि में भाग लेने के लिए। दूसरा जो है हैंड ओवर हैंड टेक्निक, उसमें बच्चे के हाथ के ऊपर टीचर या पेरेंट का हाथ होता है। उसमें जो कंट्रोल है वो टीचर या पेरेंट के पास होता है। आइडियली हम लोगों को हैंड अंडर हैंड टेक्निक की तरफ ही मूव करना चाहिए। इसको बेहतर समझाने के लिए मैं एक वाक्य शेयर करूंगी आपके साथ, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। आप में से काफियों ने शायद बारबरा माइल्स का नाम सुना होगा। बारबरा माइल्स बहुत ही प्रसिद्ध एंड एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल हैं जिन्होंने हैंड्स, टच और डेफ ब्लाइंडनेस पे बहुत अच्छा काम करा हुआ है। उन्होंने एक सेशन में बताया था और हम सभी ने बहुत ध्यान से सुना था कि जैसे आप और मैं, हम लोग देख के सीखते हैं। तो मैं अगर आपको कहूं कि आप राइट देखो या लेफ्ट देखो या ऊपर या नीचे, मैं आपकी आंखों की पुतलियां, आई बॉक्स को पकड़ के हिला के नहीं बोलूंगी कि राइट देखो, लेफ्ट देखो या ऊपर नीचे। मैं एक डिस्टेंस से आपको इशारे में बोल के विथ रेस्पेक्ट आपको बोलूंगी राइट और लेफ्ट या कहीं भी देखो। वैसे ही हमारे बच्चे जो हाथों से देखते हैं, राइट, जो हाथों से देखते हैं, हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम लोग उनकी आंखों को, क्योंकि वो हाथों से देख रहे हैं, उनकी ऐसे पकड़ के उनको हिला के पूरा कंट्रोल करके कुछ सिखाएं या दिखाएं। हमें भी उनके हाथों को रेस्पेक्ट करना है। सो आइडियली द बेस्ट वे फॉर द गाइडिंग टेक्निक इज द हैंड अंडर हैंड टेक्निक, ताकि बच्चा आपके हाथ के ऊपर हाथ रखे और आराम से चीजों को एक्सपीरियंस कर सके, सीख सके। थोड़ा समय लगता है सीखने में, पर बच्चा सीखता जरूर है। एंड लेट मी टेल यू वन मोर, सुनने में आसान एंड इजी लगता है, इट इज इक्वली डिफिकल्ट टू डू इट इन रियलिटी। इट्स अ प्रैक्टिस इन प्रोग्रेस। आपको अपना कॉन्शियसनेस
डालना पड़ेगा जब आप कोई गतिविधि कर रहे हैं बच्चे के साथ, हैंड अंडर हैंड या हैंड ओवर हैंड टेक्निक कराते हुए बार बार अपना कॉन्शियसनेस वहीं लेके जाएंगे, क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ। स्टेप बैक एंड थिंक, अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा हैंड ओवर हैंड हो गया, let the child have the freedom to learn by himself or herself. So this is a practice, it evolves over time. हम लोग अभी अपना तीसरा टीचिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे आज का, दैट इज हेल्पिंग चिल्ड्रन गेन इंडिपेंडेंस टू देयर बेस्ट पोटेंशियल। यानी बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना। अल्टीमेटली हम लोग क्या चाहते हैं, यही तो चाहते हैं कि बच्चा अपना सारा काम स्वयं करे, खुद से करे, एज पेरेंट्स एज टीचर, यही तो हम लोग स्ट्राइव कर रहे हैं। पर आप बहुत लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि मेरा बच्चा MDVI है, उसको तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस हैं, उसको हम लोग कैसे आत्मनिर्भर बनाएं। पॉइंट इज वैलिड, हाउ और कितना इंडिपेंडेंट बनाएं। इसके लिए हम लोग थोड़ा समझते हैं ऐसे। मानिए ये पॉइंट ए है और इंडिपेंडेंस गेन करने के लिए हमें पॉइंट Z तक जाना होता है। इट्स अ होल प्रोसेस। हम सभी इससे निकले हैं, चाहे आपने कभी कपड़े पहनना सीखा हो या बोतल से ग्लास में पानी डालना सीखा हो, इट्स ऑल इट्स अ प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को मूव करना होता है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट C। कोई छलांग लगा के या कूद के नहीं पहुंच जाता है। फॉर एवरी एक्टिविटी वी बिकम इंडिपेंडेंट ओनली बाय ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट Z इन स्टेप्स। सिमिलरली अगर हमारा बच्चा, जिसको MDVI हो सकता है, अगर वो पॉइंट A से पॉइंट B तक पहुंच रहा है या पॉइंट C या पॉइंट D तक, दैट इज अ प्रोग्रेस, दैट इज स्टेप टुवर्ड्स गेनिंग इंडिपेंडेंस। और वही एज पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स हम लोगों को स्ट्राइव करना है। थोड़ा और डीप जाते हैं। यहाँ पे हम लोग एक तस्वीर देख रहे हैं एक मील टाइम फीडिंग एक्टिविटी की। लेट मी टेल यू अबाउट दिस चाइल्ड। दिस इज अ 4-year-old बॉय एंड ही हैज ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, यानी इसको काफी सारे चैलेंजेस हैं और साथ में इसको मेजरली मूवमेंट इश्यूज हैं। इसको पूरी तरीके से सपोर्ट से बिठाना लेटाना पड़ता है। यहाँ पे उसकी टीचर उसे एक मील एक्टिविटी के टाइम पे सिखा रही है कैसे खाना होता है। अगेन यू मस्ट बी थिंकिंग, इस बच्चे को तो मूवमेंट नहीं है, पर इसमें ये कैसे क्या कर रहा है। अगर आप गौर से देखें, टीचर ने जो प्लेट है बच्चे की आई लेवल के पास रखने की कोशिश करी है, सो दैट द चाइल्ड कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। थोड़ा और गौर से देखें तो जो प्लेट है बच्चे के लैप पे रखी हुई है, उसकी गोदी में, सो दैट ही कैन फील इट, ही कैन फील द प्लेट ऑन हिज लैप। तीसरा अगर आप देखें, पीछे जो टीचर बैठी हैं बच्चे को गोदी में लेके, उनका राइट हैंड बच्चे के राइट हैंड के बिल्कुल साथ लगा हुआ है और इवेंचुअली शी इज ट्राइंग टू ड्रैग द चाइल्ड्स हैंड टुवर्ड्स द प्लेट। अल्टीमेटली छोटे छोटे स्टेप्स। वो कल को जाके स्पून से शायद खाना सीख ले, बिकॉज अगेन what is not possible today will be possible or can be possible tomorrow due to technology. So हम लोग ये नहीं कह सकते कि बच्चे को ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है, वो कभी खुद से नहीं खा पाएगा, बिकॉज इन फ्यूचर ही कैन, ही में। पर हमें एज एजुकेटर्स, पेरेंट्स, जो हम लोग आज काम कर रहे हैं बच्चे के साथ, हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वो छोटे छोटे स्टेप्स को अचीव करे, छोटे छोटे इंडिपेंडेंट गोल सेट करने हैं। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि बच्चा कल को उसकी टीचर या उसके पेरेंट्स उसको खिलाए, बट ही शुड बी एबल टू एटलीस्ट पुट हिज हैंड अराउंड दैट प्लेट। दैट इज ऑल्सो स्मॉल इंडिपेंडेंस दैट ही कैन गेन। कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, उनको जरा देखते हैं। ऑल चिल्ड्रन आर डिफरेंट। ये सभी बातें हम सबको पता है, पर ये हमें बार बार दोहराते रहना होता है। ऑल चिल्ड्रन आर डिफरेंट। हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की अलग अलग क्षमताएं और उनकी नीड्स हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए ही हमें बच्चों के लिए प्लान्स बनाने होते हैं, उनके साथ काम करना होता है। दूसरा, यहाँ पे पहले आप एक तस्वीर को देख रहे होंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक टीचर है और एक स्टूडेंट है। दे आर डूइंग अ सिली एक्शन टुगेदर। बोथ हैव अ नाइस केमिस्ट्री इफ यू सी। दोनों की आंखें बिल्कुल एक दूसरे को देख रही हैं। They are very much in a joint attention and they are doing a fun activity. बच्चों को क्या चाहिए? They want somebody who they can play with, they can have fun with. And children need love, care and the belief in us that they can.
बहुत जरूरी है कि वो लोग हमारी आंखों में देखें दैट दे आर वैल्यूड। तीसरा, चिल्ड्रन लर्न एट डिफरेंट पेस। हर एक की स्पीड अलग होती है, कोई जल्दी सीखता है, कोई फास्ट सीखता है। मैं अगर बताऊं, जितने स्टूडेंट्स आई हैव वर्क विद सो फार, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है दैट इनिशियली कोई बच्चा अगर आता है बहुत ही फटाफट बहुत सारे प्रोग्रेस दिखाता है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हो जाती थी ऐसे। विल कम अ टाइम कि शायद 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने कोई प्रोग्रेस ही नहीं है, एंड बुरा लगता है उसमें, एंड वी गेट अ लॉट एंशियस। हम लोग नर्वस भी होते हैं, हम एंशियस हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट आई टेल यू व्हाट, यू नीड टू स्टेप बैक। हम लोगों को रुकना है, बच्चे को अपनी स्पीड में सीखने देना है। बच्चे तो वैसे भी अपने मर्जी के मालिक होते हैं, दे विल लर्न एट देयर ओन पेस, कभी बहुत जल्दी, कभी थोड़ा स्लो, और फिर से हमें सरप्राइज करेंगे। सो वी डोंट हैव टू वर्क आइडियली ऑन दिस फॉर देम। ये हमें अपने साथ ये बदलाव करना है। हम लोग बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, आप सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं, और हमें लगता है कि बच्चा क्यों नहीं प्रोग्रेस दिखा रहा है। So ideally, you know what? Step back, calm down, and take a chill pill. करेगा, आराम से करेगा, but you keep doing your good work and putting in the right effort. This is important. So these were the 3 things that we all have to remember. 3 strategies पे हम लोगों ने briefly चर्चा की। पहला था कि अपनी बची हुई इंद्रियां, रिमेनिंग सेंसेस का क्यों और कैसे इस्तेमाल करना है। दूसरा हम लोगों ने आज क्या देखा, गाइडिंग टेक्निक्स, हैंड अंडर हैंड और हैंड ओवर हैंड। हैंड अंडर हैंड इज ऑलवेज बेटर बिकॉज वो उससे बच्चे को फ्रीडम मिलती है, अपने हिसाब से बच्चा सीख सकता है, तो उस पर हमें ट्राई करना है। बट इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इनिशियली हो सकता है कि अगर आपका बच्चा बहुत ही हाइपर एक्टिव हो तो आप इनिशियली हैंड ओवर हैंड से शुरू करें, बट इवेंचुअली मूव टू हैंड अंडर हैंड। दैट शुड बी आवर गोल। और तीसरा हम लोगों ने देखा कि बच्चे को हम लोग कैसे आत्मनिर्भर बनाएं, जितना भी बने, चाहे यहाँ से यहाँ पहुंचे, चाहे यहाँ से यहाँ, बट हमें उसके लिए अचीव करना है। समय का ध्यान रखते हुए we have 20 minutes हो गया, so if you have any questions from this session, so please go ahead and ask. Thank you, Supriya, for this very informative presentation. Chat room में chat पे there are no questions. अगर किसी के questions होंगे तो आप please अपना microphone unmute करके भी पूछ सकते हो, या अभी भी आप लिख सकते हो। हेलो, नमस्ते, हेलो। मेरा नाम दीपक है मैम। नमस्ते, हेलो दीपक। आज जो हमने बात की, जो बच्चे को हम अलग अलग तरीके से सिखाते हैं, तो उसमें थोड़ा और भी 2 चीज, मतलब एक जो रिलेशनशिप और सेफ्टी, ये भी थोड़ा बहुत उसके साथ होना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा बोला दीपक जी ने, एक बहुत अच्छी बात बताई। और कुछ बोलना चाहते हैं दीपक? नहीं, मुझे यही 2 चीज यही लगी, क्योंकि जब तक हम बच्चे के साथ रिलेशनशिप नहीं बना सकते तब तक वो बच्चा आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़ ही नहीं सकता। Very well said. बहुत अच्छा point दीपक ने बताया. Deepak is saying that we have to build the rapport, the relationship with the child before we start working on gaining independence or helping the child become independent. और दूसरा आपने बताया कि safety. Safety हाँ, एक safety पे बहुत लंबा चर्चा हो सकता है. बहुत अच्छा point है. बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कोई फीमेल बच्ची है और एक मेल टीचर है या ऑपोजिट है, तो उन सब चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। या एडोलेसेंट बच्चा है, तो काफी चीजें हैं उन्हें हमें इंश्योर करनी पड़ती है। बट द फोरमोस्ट थिंग, एज दीपक सेड वेरी वेल राइटली पॉइंटेड, दैट rapport, relationship building is the foremost thing. Thank you for sharing, Deepak. ओके मैम। Supriya, there's a question from Sonali Jagtap. She's saying, can you please elucidate on teaching movement, please? Okay. I'm thinking in my head how to best answer your question. Okay. So Sonali, hi Sonali. This is a very beautiful question, and there can again be a separate session on that. But teaching Hello, movement. Hello. Hello, yeah, very nice to have everyone here. I thought initially that we would not have a talking session, so I just put my message in chat. Yeah. Teachable movement is the moment when exactly you can pitch in
and you can teach the child. Basically जो Vygotsky का scaffolding का भी उन्होंने बताया था कि हमें wait करना होता है उस एक समय का जहाँ पे लगे कि हाँ बच्चा pick कर सकता है. So you as a teacher you have to be like a really good observant person. आप अच्छे से ध्यान दो और बच्चे को देखो. जैसे उस एग्जाम्पल में हमने देखा था कि बच्चा बहुत एंटिसिपेट कर रहा होता है कि टीचर अब जंप करे और मुझे वो फिर से वो मजा मिले कि मैं भी उछलूं साथ में ट्रैम्पोलिन में. तो वही टाइम पे टीचर ने किया नहीं उस चीज को. शी डिड नॉट रिपीट दैट एक्शन अनलेस शी गेव दैट साइन ऑन द चाइल्ड्स हैंड, एंड एवरी टाइम शी वेटेड, एंड देन द टीचर हरसेल्फ वाज आल्सो वेटिंग फॉर द चाइल्ड कि वो अपना हाथ दे एंड द टीचर कैन साइन. And later on, धीरे धीरे करके she reduced her support, and then the child started doing it on her own. So that is one example of the teachable moment, and there can be many. And I'm sure you also have come across a lot of teachable moments with your children. And honestly, every moment can be converted into a teachable moment. I can quickly share another example. कि अगर if you're working with a visually impaired child, for example, और आप उसको सिखाना चाह रहे हैं कि ग्लास में बोतल से पानी ग्लास में कैसे डाला जाए, हाउ यू कैन pour water in a glass from a bottle. And for instance, that's the absolutely perfect session you want to have. You go prepared with all your stuff and everything ready, and the child walks in, and when he or she is trying to settle in, and she happens to drop that glass on the floor. और मानो that glass is made of a glass, like वो कांच का अगर ग्लास है पूरा चूर मूर होके वो फ्लोर पे गिर गया. You may think initially when I started my career, honestly I would have been like really upset. Oh my goodness, I wanted to teach something and see what happened. But that's a teachable moment that you can actually quickly change your lesson plan and start, okay, you know what, you have to be careful. अगर आप टेबल पे हाथ रख रहे हैं, you should be careful like what all are there on the table first. If something is kept on the edge, you should actually move it on the center of the table. So that becomes a teachable moment where you can teach so many other things. कि कांच का glass है, when it falls off on the ground, it breaks. So that's the property of the glass कि it breaks into small pieces. So every moment can actually become a teachable moment. Okay, thank you so much. So in a nutshell, can we say that being the teacher there was trying to be deliberately waiting so that the child would learn to ask for more, is what I can say, that that would be a teachable moment which can be instilled in the child. That's true. That's right. Thank you so much, ma'am. Hello. The next. Okay. Yes. Okay. We'll just take one question from Prachi and then we'll come to you. Prachi has a question. Can you explain the guided techniques by using some activities? By using some activities. Yes. Okay. So, okay, maybe, okay, I don't know if you can see it here. I have a bottle in my hand, and there are two ways. Let's take the hand over hand technique. So hand over hand technique, the child's hand will be on top of the cap of the bottle, and basically I'm trying to teach how to unwind the cap, how a child can open this bottle. So बच्चे का हाथ bottle के ऊपर होगा और टीचर या पेरेंट का हाथ उसके हाथ के ऊपर होगा, and we will, even if I don't want, but थोड़ा बहुत force लग जाता है, I'm controlling the child hands and helping him or her to learn how he or she can open the bottle. So here what is happening, the child is totally under my control while he learns to open the cap. Now let's take the hand over hand technique. Hand over hand technique में क्या होता है, the teacher's hand is on the cap of the bottle, and here again I'm trying to teach the child how he or she can unwind the cap of the bottle. So मेरा हाथ as a teacher's hand वो cap के ऊपर है, and I'll ask the child to keep his hand on top of my hand and observe. अब वो अपने हाथों से देखकर ऑब्जर्व करेगा कि अच्छा इसको ऐसे खोला जाता है, and he or she may just दूसरे हाथ से ऐसे करके चेक कर सकता है on how the teacher is moving her hands to unwind the cap. Again, as I said, it takes time, but 2-3 के repetitions में actually the child can learn, and it gives him a lot of freedom. You can try this by blindfolding yourself at home.
I hope this answers your question. हेलो, Yes. नमस्कार मैडम, मेरा नाम शंकर है मैडम, ओरिएंटेशन मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर एज सीआरसी मंदसौर आंध्र प्रदेश में। जी नमस्ते। एनआईविच का स्टूडेंट हूँ। जब आप वहाँ पे जॉब में थे मैडम, मैं आपको पहचानता हूँ। मेरा एक क्वेश्चन ये है मैडम कि मेरे पास मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंग मैंने बच्चों के लिए पूरा रूम डिजाइन किया है, बट मेरे लिए टीचिंग स्ट्रेटजी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एक मैडम मेरे को थोड़ा रूम मैनेजमेंट के बारे में बता सकते हैं कि एक विजुअल इंटर और लो विजन के लिए किस तरह का होना चाहिए, जो टीचिंग स्ट्रेटजी में क्लासरूम कैसे होनी चाहिए? आपकी आवाज उतनी क्लियर नहीं है, आप अपना शुभ नाम दोबारा बताएंगे प्लीज? मैडम मेरा नाम शंकर है, मैं निपीड का स्टूडेंट हूँ। हाँ जी, निपीड का स्टूडेंट हूँ। जब आप वहाँ पर मॉडल स्कूल्स में थे जी तो मैं वहाँ पे मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर का ओरिएंटेशन मोबिलिटी का कोर्स करने आया था। जी, तो अभी मैं पोस्टेड हूँ सीआरसी। जी जी, आप जो रूम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, इट्स अ गुड क्वेश्चन एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ इलैबोरेटिव, लाइक इसको डिटेल में अगर बात करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। So I will request you to get in touch with us through our email ID and I will surely respond to your query. Yeah ma'am, thank you. जी जरूर। Supriya, the next question is from Shefali Kalra. She wants to know, how do we figure out when do we shift from hand over hand to hand under hand? What cues do you look out for? Good question. First of all, Shefali, right? Yes. Yes. Shefali, yeah. Hi, Shefali. So you're asking for what cues do we look out for? First of all, आपका अपना conscience. Honestly, when you are working with the child, you will exactly know कि कब थोड़ा हाथ हटाएंगे तो बच्चा खुद से कर पा रहा है. So it's always a combination of hit and trial. आप थोड़ा सा हटाओ, देखो बच्चा खुद से कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अगर नहीं कर रहा है, then you again provide a little bit of support. Again, if you see, okay, if he's not doing and if he's doing it, then you can slowly move your hand. It's no rocket science. Agar main aapko bataun, if you remember how you learned cycling when you were young, right? If you have learned cycling, if somebody from your family have taught you how to pedal and cycle, initially you would be supported from behind, and then as you move forward, धीरे धीरे करके कब आपके family member का पीछे से हाथ छूट जाता है और आप आगे move करना शुरू कर देते हैं. So it's just like that, okay, you have to find out exactly when. So again, as I said, when you see the child is trying himself, be very observant. लग रहा है कि वो खुद से करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा हाथ हटाओ, नहीं किया फिर से हाथ अंदर हाथ रखो, अगर लग रहा है कि कर रहा है फिर से हाथ हटाओ. So ऐसे hit and trial से I'm sure you will figure out. And that's what we did with this child also, the child on the trampoline. I hope this answers your question. Yes, thank you so much. Thanks. The next question is from Pragati Rai. मैम, अगर बच्चा बहुत ज्यादा पैसिव हो तो उसकी टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या होगी? So teaching strategies for a child whom she says is very passive. Very passive. So can you elaborate on like what passive, like क्या आप क्या समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे? So that I can best answer your question. If you can give me an example, then I can best answer your question. What do you mean by the passiveness of the child? हेलो मैम। हेलो मैम, बच्चा कोई भी एक्टिविटी जैसे नहीं कर, उसका मन नहीं लगता काम करने। अच्छा, आपका शुभ नाम बताएंगे दोबारा से? प्रगति राय। प्रगति, ओके प्रगति. देन अगेन आई वुड से, अगर उसका मन नहीं लग रहा है, सो यू हैव टू थिंक ऑफ वेज कि उसका किस काम में या किस एक्टिविटी में मन लगता है. आप उसके पेरेंट्स से बात कीजिए, अगर पुरानी कक्षा में कोई टीचर है उसकी फ्रेंड से बात कीजिए कि वो उसको कौन सी चीज अच्छी लगती है और उसको खाना पसंद है. सो दैट बिकम्स द क्लू कि आप उसको कोई फूड एक्टिविटी, उसकी पसंदीदा एक्टिविटी सबसे पहले ढूंढना है. टीचिंग स्ट्रैटेजी कम्स मच लेटर. लाइक फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि उसको क्या अच्छा लगता है. अभी दीपक ने बताया ना कि यू हैव टू फर्स्ट बिल्ड द रिलेशनशिप, व्हिच इज ट्रू. आप पहले उससे दोस्ती बनाएं एंड फाइंड आउट व्हाट ही इज गुड एट. Again, I'm saying the child that you saw in the first video, at least for a couple of months, वो सिर्फ क्लास के बाहर होता था. उसको सिर्फ पूरे टाइम से भागना दौड़ना यही पसंद था. Initially हमें भी नहीं समझ आ रहा था like how to work with this child.
क्योंकि पूरा टाइम वो आके या तो सिर्फ पूरा टाइम रोएगा अपनी मॉम के लिए, उसकी मॉम उसको छोड़ के चली जाती थी, और वो सिर्फ पूरे टाइम बाहर होता था. सो हमें खुद को लगता था कि वी आर फेलियर्स, वी आर नॉट एबल टू मैनेज दिस चाइल्ड, देयर समथिंग रॉन्ग विद अस, एंड व्हिच इज ट्रू. गलती हमें थी क्योंकि हम लोग उस चीज को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे. देन वी ऑल थॉट सी इट्स अ लर्निंग प्रोसेस. हमने सोचा कि क्या करें, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, उसको जो पसंद है उसी को पहले करते हैं. इफ ही लाइक्स टू बी ऑन द स्विंग, लेट्स ऑल मूव टू द स्विंग. इफ ही लाइक्स टू बी ऑन द ट्रैम्पोलिन, गिव हिम मोर टाइम ऑन द ट्रैम्पोलिन. और धीरे धीरे करके फिर हमने उसका खेलने का टाइम कम किया, एंड वी इवेंचुअली ब्रॉट हिम एक्चुअली टू डेस्क. इट टेक्स टाइम, बट देन यू हैव टू फाइंड व्हाट ही एंजॉयज एंड लाइक्स द मोस्ट, एंड वहीं पे आप उसको सिखाने की कोशिश कीजिए. The next question is from Geeta. How to Geeta. handle Geeta? How to handle a hyperactive child who is in his adolescence, and how to make him sit at one place for active participation? Okay, very good question, Geeta. You're making me think. Adolescence तो अपने में ही एक अपना पड़ाव है. ऊपर से अगर हमारा बच्चा अगर हाइपर एक्टिव है and he's got some different challenges, that becomes all the more difficult on our part and on the parents' part as well. Again, I would say here, talk to the parents and find out what he enjoys when he is calm. उसका पूरा एक हम लोगों को प्लान बनाना पड़ता है, बिहेवियर प्लान भी बोलते हैं, अपने तरीके से आप बना सकते हैं कि when he is calm, what makes him calm. वो सारी चीजों की आपको नॉलेज होनी चाहिए, और उसी के रास्ते ही आप लोग उसको काम टीचिंग स्ट्रैटेजीज का हो या लेसन कोई भी हो आप करा सकते हैं. इस पे भी काफी लंबी चर्चा हो सकती है. दिस few minutes discussion will not be sufficient. You can always write to us and we will be happy. आप हमें इस बच्चे की और भी डिटेल्स भेजना, and we will see कि हम लोग कैसे इसके लिए और भी कुछ बेहतर प्लान्स बना सकते हैं. And I'm sure you're doing very good work. Sure, ma'am. Geeta. Yeah, sure, ma'am. Thank you so much. जी. Sure, I will put through email or chat. Thank you so much. Surely. The Do we have next more question. questions? Yeah. Yes, we do. The next question from Ashwini Kumar. Which technique is used first? Hand on hand or hand over hand? And how do we decide which technique is used first? Ashwini, बहुत अच्छा सवाल है. Nobody has asked me this question, at least not to me. I will tell from my own experience. When जब मैंने काम करना पहला सीखा था, it was always hand over hand. Honestly, I used to put in my best effort, but never realized that it's not a good thing for the child. But I always did my best from good intentions, hand over hand शुरू किया. When I learned कि okay, hand over hand technique भी होती है, and it gives so much freedom to the child, then I switched from hand over hand to hand under hand. What I do now is always approach a child hand under hand. बच्चे हाथ हटाते हैं, इनिशियली हाथ हटाते हैं, बहुत बार हाथ हटाते हैं. अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है वो तो कभी आपके पकड़ में ही नहीं आएगा. But then you still continue doing it. And sometimes when you think अच्छा ठीक है इसको बिठा के कुछ तो एक्टिविटी करानी, I know sometimes we come under that pressure as well. It happens in classroom settings. Initially you can try hand over. Again as I say, अगर बच्चा cooperate करता है, do hand over. अगर बच्चा बहुत रिजेक्ट करता है, never impose yourself for the child. It's always better that you don't do any activity than forcing the child. क्यों? क्योंकि वो उस दिन आपके साथ कर लेगा hand over hand में. Again I'm telling from my own experience. वो उस दिन कर लेगा, अगले दिन आपके हाथ में नहीं आएगा. He'll run away. क्योंकि this is like इसको हम लोग वो कहते हैं कि like it's a power struggle कि आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चा हटाने की कोशिश कर रहा है, अगले दिन वो आपको और हटाएगा. So again, in a nutshell, long story short, try hand under hand always. और जहां पे लगे नहीं हो रहा है, थोड़ी देर के लिए switch to hand over hand, and then you do hand under hand again. अच्छा, hand over hand भी ना, like many a times, ideally what you can do is you can touch the child's hand first, ताकि बच्चा प्रिपेयर हो जाए कि हाँ आप हैंड ओवर हैंड करने वाले हैं. बच्चा स्पर्श से काफी चीजें समझता है. सो इफ यू स्टार्ट क्यूइंग द चाइल्ड लाइक दैट, you will see the child starts to cooperate. And the last question is from Gulshan. He wants to know about sitting plan. I want to know about the sitting plan. Hello Gulshan. About the sitting plan, just a second. सिटिंग प्लान के लिए भी मतलब
आपको पहले से ही पूरा सोचना पड़ता है कि कैसे कैसे बच्चे को बिठाना है, and everything has to be taken into account, like talk to the parents, talk to the school that he is going to. और इस पे ही बहुत लंबी चर्चा हो सकती है. You can always write to us, Gulshan, and we will be happy to respond to you. There's one more question that has just come in. Supriya? Yes, I'm there. Yeah, it's from Karuna. If he or she is a new person who is working with a deafblind child, then what kind of teaching strategy do they need to follow to win the trust of a deafblind child? This is from Karuna. Yes. Okay, can you repeat the question? If a new person is working with a deafblind child, then what kind of teaching strategy do they need to follow to win the trust of the child with deafblindness? Okay, again, very good question, and I have good experiences of educators who have no training of deafblindness, and I have seen them beautifully how they have transformed. deafblind लोगों के साथ काम करते हुए ही उन लोगों को काम करना आ गया, ये साइन लैंग्वेज आ गई, कैसे अप्रोच करना है. So the best is, the first teaching strategy is, to get comfortable with it. Initially बहुत hitch होता है. I'm just revising what I have seen, like many educators who have just come and they are like कि ये कैसे होगा, ये तो समझ नहीं आ रहा है, ये communication कैसे होगा, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है. So if you are there, like as experienced professional, अगर हो वहाँ पे, so it's always good, talk to those educators first. Okay, it's okay, it's fine. Get along with the deafblind person or get along with that MDVI child. उनके साथ समय निकालो. Even before you start to teach them, spend time with them, build that rapport, build that connection, and the child will start teaching you also. हर बच्चे का अपना एक तरीका होता है to be touched. So, and everybody can get it. Again, it's no rocket science. Once you start to spend time with the child, you will learn how you can do it. If we talk about the teaching strategies now, the first would be to build rapport. Second would be कि आप अगर touch करते हैं, again, start with hand under hand. Hand over hand करोगे तो बच्चा might just, he just shrink in himself. Start with hand under hand and learn about the child. Learn from people who have worked with the child. That will help. That was the last question. Okay, so are we closing the question answer sessions now? Yes, there are no more questions now. Okay, I have a power cut issue here. I hope I am, even if I'm not visible, I'm clearly audible. Yes. Okay. So I'll move next. So thank you, Sampada ma'am, for moderating, and thank you for all the questions. Beautiful questions they were. Some of the questions did make. Thank you so much. अगर आपको और भी कोई सवाल हो, जैसे एक दो सवाल थे, एक दो questions थे which needed a detailed interaction and answers, you can always write to us. Our email ID is india@perkins.org. और आप हमारे फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं if you want to stay connected, if you want to receive notifications और हमारी announcements, so you can always like our page. इसके अलावा आप हमारा वेबसाइट भी ब्राउज कर सकते हैं. वेबसाइट पे काफी सारे आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, लेख मिलेंगे, एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे जो शायद आपके काम में काफी सहायक हो. So you can always browse our website. Lastly, thank you so much for attending this session and being patient with me. Many senior friends, colleagues, and mentors, I think they're also attending the session. I hope you liked it. And I hope everyone will find something useful from this session that you can use in your work. और मैं आशा करती हूँ कि मैं आप सभी से एक दिन मिल पाऊँ and learn from the beautiful work that all of you are doing. Stay safe, stay happy, and my best wishes to you, your family, the children you work with, and their families. Namaste. The next webinar on teaching strategies for children with MDVI, Part 3, will be conducted by Mrs. Anuradha Mungi, Educational Specialist, Perkins India. Date 8 July 2020.
Wednesday 4 p.m.